वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका एक्सप्लोर न्यूज़ चैनल पे एक बार फिर से। तो चलिए आज सुबह की 10 बड़ी खबरों पर नज़र डाल लेते हैं। तो पहली पहली बड़ी खबर है कि समुद्र के पानी से पीने योग्य मीठा पानी प्राप्त करने के लिए विलवणीकरण प्लांट लगाने की तैयारी बृहन्मुंबई महानगर पालिका की तरफ से दिखाई गई है। इस प्लांट से रोज 20 करोड़ लीटर पानी मिलेगा, ऐसा बीएमसी ने दावा किया है। इससे संबंधित प्रस्ताव स्थायी समिति में बिना किसी चर्चा के मंजूर हो गया। इसके लिए इजराइल की एक कंपनी ने इस बारे में बीएमसी प्रोजेक्ट के संबंध में एक प्रस्ताव भी दिया है। इसके बाद बीएमसी ने 3,500 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट शुरू करने का निर्णय लिया है। खबर के अनुसार इसके लिए मनोरी स्थित महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडल की 12 हेक्टेयर जमीन पर यह प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। गौरतलब है कि मुंबई रोजाना 7 तालाबों से 380 करोड़ लीटर पानी की सप्लाई की जाती है, लेकिन किसी साल बारिश कम होने पर मुंबई को 10 से 15% तक पानी कटौती का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा आने वाले समय में मुंबई की बढ़ती जनसंख्या को ध्यान में रखकर समुद्र के खारे पानी को मीठा बनाने के लिए बीएमसी ने ये प्लांट लगाने का निर्णय लिया है। अगली बड़ी खबर है कि भारत के बैंकिंग नियामक आरबीआई ने कहा कि 30 जून 2020 को समाप्त वर्ष में बैंक सेवा को लेकर आम लोगों की शिकायतें 57% उछल चढ़कर 3.08 लाख पर पहुंच गई है। ओबर्ट्समैन योजना पर अपनी सालाना रिपोर्ट में रिजर्व बैंक ने कहा कि इनमें से 20% से अधिक शिकायतें एटीएम या डेबिट कार्ड से जुड़ी है। इसके बाद 13.38% शिकायत के साथ मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग से संबंधित शिकायत का दूसरा स्थान है। निष्पक्ष आचरण संहिता का पालन नहीं करने से संबोधित शिकायतें तीसरे स्थान पर है। आरबीआई की इस रिपोर्ट के अनुसार क्रेडिट कार्ड प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं करना, बिना नोटिस के शुल्क लगाना, कर से जुड़े मामले और भारतीय बैंक सहित तथा मानक बोर्ड नियमों का पालन नहीं करने से जुड़े मामले पिछले साल के मुकाबले इस साल 30 से बढ़े हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रत्यक्ष बिक्री एजेंट और वसूली एजेंट से जुड़ी शिकायतें साल 2018-19 में 629 थी, वह 30 जून 2020 को समाप्त साल में बढ़कर 1,406 पर पहुंच गई है। रिपोर्ट के अनुसार शिकायत निपटान दर घटकर 92.36% रही, जो साल 2018-19 में 94.03 था। इसका कारण एक तरफ शिकायतों का बढ़ना था, जबकि दूसरी तरफ उसका निपटान करने वाले कर्मचारियों की संख्या उतनी ही है। अगर बात नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों की करें तो उनके खिलाफ मिलने वाली शिकायतों में 386% की तेजी आई है। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों के खिलाफ 19,432 शिकायतें आई है और इनका डिस्पोजल रेट 95.34% रहा। डिजिटल ट्रांजेक्शन के लिए बने अबंडेंसमेंट स्कीम में 2481 शिकायत पर काम किया गया है। एक साल में इन शिकायतों में 44% के करीब आरबीआई के नियमों का पालन नहीं करने की वजह से उत्पन्न हुई है। अगली बड़ी खबर है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राज्यसभा में कई बार भावुक हुए, जिसके पीछे का कारण जानकर हर कोई हैरान हो सकता है। यह मौका था कांग्रेस सांसद गुलाम नबी आजाद समेत 4 सदस्यों की विदाई का। पीएम मोदी ने गुलाम नबी आजाद की बातें याद की, सदन के सदस्यों को उन्हें सुनाया और कांग्रेस नेता के जज्बे के लिए उन्हें सैल्यूट भी किया। मोदी ने कहा, हमारी गहरी निकटता रही है। एक बार गुजरात के कुछ साथी जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले में 8 लोग मारे गए। सबसे पहले गुलाम नबी जी का फोन आया। वह फोन सिर्फ सूचना देने का नहीं था, उनके आंसू रुक नहीं रहे थे फोन पर। उस समय प्रणब मुखर्जी रक्षा मंत्री थे। मैंने उनको फ़ोन किया कि अगर सेना का हवाई जहाज मिल जाए शव लाने के लिए। रात में फिर गुलाम नबी जी का फ़ोन आया। उस रात को एयरपोर्ट से उन्होंने मुझे फ़ोन किया और जैसे अपने परिवार के सदस्य की चिंता करे वैसे चिंता। पीएम मोदी इतने भावुक हुए कि आगे बोल नहीं सके। इसके बाद बोले, पद और सत्ता जीवन में आते जाते रहते हैं, उसे कैसे बचाना है, मेरे लिए बड़ा भावुक पल था। दूसरे दिन सुबह फिर फोन आया, मोदी जी सब लोग पहुंच गए। इसलिए एक मित्र के रूप में गुलाम नबी जी का घटना और अनुभवों के आधार पर मैं आदर करता हूं। कांग्रेस नेता के सुखद भविष्य की कामना करते हुए मोदी ने कहा, मुझे पूरा विश्वास है उनकी सौम्यता, नम्रता और देश के लिए कुछ कर गुजरने की उनकी कामना उन्हें चैन से बैठने नहीं देगी। वह जो भी दायित्व संभालेंगे देश उनसे लाभान्वित होगा। उनकी सेवा के लिए आदरपूर्वक धन्यवाद करता हूँ और व्यक्तिगत रूप से आग्रह रहेगा कि मन से मत मानिए, इस सदन का हिस्सा नहीं है। मेरे द्वारा आप सभी के लिए खुले रहेंगे। इससे पहले मोदी ने यह भी कहा था, मुझे चिंता इस बात की है कि गुलाम नबी आज़ाद जी के बाद इस पद के जो संभालेगा उनको गुलाम नबी जी से मैच करने में बहुत दिक्कतें होंगी, क्योंकि गुलाम नबी जी अपने दल की चिंता करते थे, साथ ही देश और सदन की भी उतनी ही चिंता करते थे। ये छोटी बात नहीं है। मैं शरद पवार जी को भी इसी कैटेगरी में रखता हूँ। अगली बड़ी खबर है कि
भारत में विदेश सोशल मीडिया ऐप्स के विकल्प की तलाश लंबे समय से चल रही है। हालांकि अभी यह तलाश जारी है। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट के विकल्प के तौर पर पिछले साल ट्विटर नाम से एक वेबसाइट लॉन्च हुई और अब कू ऐप ट्विटर के विकल्प के तौर पर तहलका मचा रहा है। अब केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी कू ऐप पर अपना अकाउंट बना लिया है। गोयल के अलावा कई अन्य मंत्रियों ने भी कू ऐप का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। बता दें कि कू ने आत्मनिर्भर भारत एप्लीकेशन चैलेंज में भी हिस्सा लिया था। कू ऐप की चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में भी कर चुके हैं। वैसे तो आप में से कई लोग कू ऐप के बारे में जानते होंगे, लेकिन कई लोग अभी इससे अनजान हैं। कू ऐप माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है जिसे ट्विटर की टक्कर में पेश किया गया है। सीधे शब्दों में कहें तो कू एक मेड इन इंडिया ट्विटर है। यह हिंदी, अंग्रेजी समेत 8 भारतीय भाषा में उपलब्ध है। कू को ऐप और वेबसाइट दोनों की तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका भी इंटरफेस ट्विटर जैसा ही है। इसमें शब्दों की सीमा 350 है। तो अगली बड़ी खबर है कि सरकार द्वारा गांवों से आने वाले किसानों के लिए रहने व ठहरने के लिए बनाए गए पावटा स्थित किसान भवन को आखिरकार मंगलवार को खोला गया। इस अवसर पर मंडी अध्यक्ष अनु कटारिया, क्षेत्रीय संयुक्त निर्देशक डॉक्टर जबर सिंह शेखावत ने मुख्य द्वार पर नारियल फोड़कर व फीता काटकर किसान भवन को पुनः किसानों के लिए खोला। गौरतलब है कि किसान भवन को मंडी सचिव द्वारा कृषि विभाग को देने की तैयारी कर ली गई थी व इस संबंध में किसान भवन के द्वितीय व तृतीय तल को खाली करवाकर वहां का सारा सामान बेसमेंट में भी रखवा दिया गया था, जिसका मंडी समिति बोर्ड अध्यक्ष सहित चेयरमैन प्रतिनिधि बाजीराम कटारिया, मंडी डायरेक्टर राकेश परिहार आदि ने कलेक्टर से मिलकर विरोध जताया और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा। यह किसान भवन पिछले करीब 10 माह से किसानों के लिए बंद था। गौरतलब है कि मंडी समिति द्वारा हाल ही में करीब 35 लाख रुपए खर्च करके इस भवन का मरम्मत कार्य भी करवाया गया था। मंडी बोर्ड पदाधिकारियों द्वारा विरोध जताने व 9 फरवरी को कलेक्टर पर सांकेतिक धरना देने की चेतावनी के बाद सोमवार को यह किसान भवन को खोल दिया गया। अगली बड़ी खबर है कि डब्ल्यूएचओ की टीम में पशु चिकित्सा, विषाणु विज्ञान, खाद्य सुरक्षा और महामारी विज्ञान में विशेषज्ञता वाले सदस्य शामिल हैं। डब्ल्यूएचओ की टीम ने कहा है कि उन्हें पता नहीं चल पाया है कि आखिर वुहान मार्केट में कोरोना वायरस कैसे फैला है। हाँ, ये जरूर है कि वुहान मार्केट में दिसंबर 2019 में जाने वाले लोग कोरोना वायरस की चपेट में आए हैं, लेकिन वुहान बाजार में वायरस कैसे आया इसकी कोई जानकारी या कोई सबूत डब्ल्यूएचओ को नहीं मिले हैं। हम अभी भी किसी नतीजे पर पहुंचने के लिए लगातार स्टडी कर रहे हैं। हमने कई जानवरों के अवशेष जांच के लिए जमा किए हैं जिन पर हमें शक है कि उनसे कोरोना वायरस इंसानों में फैल सकता है। डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि हमारे पास जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक नवंबर के आखिरी हफ्ते और दिसंबर के शुरुआती हफ्तों में वुहान मार्केट से कोरोना वायरस के फैलने की खबर है, लेकिन डिटेल्ड रिपोर्ट अभी हमारे पास नहीं है। डब्ल्यूएचओ की टीम ने यह भी कहा है कि उनकी जांच में यह भी पता नहीं चल पाया है कि क्या वुहान मार्केट में ही सबसे पहले कोरोना वायरस आउटब्रेक हुआ था या नहीं। वुहान फूड मार्केट का वायरस को लेकर कोई पूर्व इतिहास भी नहीं रहा है। वुहान मार्केट को लेकर सिर्फ क्या है कि यहीं से कोरोना वायरस सबसे पहली बार ब्रेक हुआ था और फिर धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल गया। कुल मिलाकर देखा जाए तो करीब 10 दिनों की जांच के बाद डब्ल्यूएचओ ने चीन को पाक साफ करार दे दिया है। अगली बड़ी खबर है कि कोरोना काल के दौरान जब पूरी दुनिया के कई देशों में लॉकडाउन ने हाहाकार मचा रखा था, तब भारत सरकार ने प्रवासी भारतीयों की वतन वापसी के लिए वंदे भारत अभियान लॉन्च किया था। खाड़ी देशों के अलावा कई यूरोपीय देशों और अमेरिका से बड़ी संख्या में एनआरआई भारत आना चाहते थे। उन्हें कोरोना के खतरे के बीच सुरक्षित वापस लाने के लिए वंदे भारत अभियान के तहत अब तक 7,789 विमानों की उड़ानें हुई है। तो चलिए जानते हैं इस अभियान के तहत क्या क्या हुआ और कितने एनआरआई लाभान्वित हुए। इस अभियान के तहत दिसंबर 2020 महीने तक 29.6 लाख से ज़्यादा भारतीयों को वापस लाया गया। इन यात्रियों में सबसे ज़्यादा 8,36,956 यात्री केरल के हैं। वहीं 7,19,343 यात्री की वापसी के साथ दिल्ली दूसरे स्थान पर है। भारत सरकार के उड्डयन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार केंद्र सरकार ने 7 मई को वंदे भारत मिशन प्रारंभ किया था, जहां प्रथम चरण में 17 मई तक 84 उड़ानें आई। ये उड़ानें भारत से अमेरिका, यूके, सऊदी अरब, मलेशिया और फिलीपींस की थी। वहीं दूसरे चरण में 13 जून तक 578 उड़ानें, तीसरे चरण में 22 जून तक 553 विमानों ने उड़ान भरी। चौथा चरण 1 जुलाई से प्रारंभ किया गया जिसमें 1082 विमानों ने उड़ान भरी। पांचवें चरण में 1104 उड़ानें संचालित की है, जो शारजाह, अबू धाबी, दुबई, बैंकॉक, कोलंबो से थी। 1 सितंबर से छठा चरण प्रारंभ किया गया जिसमें 1290 उड़ानें भरी। 7वें चरण में 1 अक्टूबर से प्रारंभ किया गया जिसमें 1447 उड़ानें भारत आई।
8वां चरण 1 नवंबर से प्रारंभ हुआ, जिसमें 1651 उड़ानें और 8वें चरण में अब तक 7789 उड़ानों के जरिए विदेश से प्रवासी भारतीय पहुंचे। हालांकि अब भारत में कोरोना संक्रमण के मामले में खासी गिरावट आई है और उड़ानों में धीरे धीरे बढ़ रही है। विदेशी से प्रवासी यात्रियों के आने का सिलसिला भी तेज हो गया है। अगली बड़ी खबर है कि कोरोना महामारी के चलते पिछले 1 साल से दिल्ली चिड़ियाघर दर्शकों के बंद रखा गया है। वहीं अब बर्ड फ्लू के खतरे के बीच दिल्ली चिड़ियाघर निदेशक ने फिलहाल इसे बंद रखने का निर्देश दिया है। चिड़ियाघर के निदेशक रमेश कुमार पांडे ने बताया कि बर्ड फ्लू के खतरे को ध्यान में रखते हुए फिलहाल प्राणी उद्यान को बंद रखा जाएगा। निदेशक ने यह फैसला प्राणी उद्यान में बढ़ रहे बर्ड फ्लू तो खतरे के देखते हुए लिया है। बताया जा रहा है कि दिल्ली में 7 अलग अलग सैंपलों को 4 अलग अलग जगहों के सैंपल को भोपाल की लैब में भेजा गया था। ये जांच रिपोर्ट पॉजिटिव निकली है। इसके बाद प्राणी उद्यान अधिकारियों ने बताया कि बर्ड फ्लू की निगरानी जारी रहेगी। इसके साथ ही इसके प्रोटोकॉल का पालन भी किया जाएगा। दिल्ली प्राणी उद्यान बंद रहने की जानकारी नेशनल जूलॉजिकल पार्क दिल्ली ने दी। निदेशक ने बताया कि पिछले दिनों दिल्ली जू में कानपुर प्राणी उद्यान ने एक बाघिन और चंडीगढ़ में एक जंगली सुअर समेत अन्य वन्यजीव लाए गए हैं। निदेशक ने कहा कि पहले कोरोना और अब बर्ड फ्लू के कारण प्राणी उद्यान बंद रखा गया है। लगभग 1 वर्ष से प्राणी उद्यान बंद होने के कारण चिड़ियाघर आने वाले दर्शकों से होने वाली आमदनी नहीं हो रही, जिस कारण प्राणी उद्यान प्रशासन को आर्थिक नुकसान हो रहा है। लेकिन दर्शकों और जू के वन्य जीवों की सुरक्षा को देखते हुए फिलहाल चिड़ियाघर बंद ही रहेगा। अगली बड़ी और दुखद खबर है कि बॉलीवुड एक्टर राजीव कपूर नहीं रहे। दिल का दौरा पड़ने की वजह से 58 साल की उम्र में उनका निधन हो गया है। मंगलवार सुबह 10 बजे उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। उस वक्त उन्हें फौरन हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। राजीव कपूर के शव को उनके चेंबूर वाले बंगले देवनार अंतिम दर्शन के लिए ले जाया गया। कपूर खानदान पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। बीते 2 सालों में कपूर परिवार के 4 सदस्य इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। साल 2018 के दिसंबर महीने में कृष्णा कपूर का निधन हुआ। वहीं 2020 में राजीव की बड़ी बहन रितु कपूर नंदा और भाई ऋषि कपूर गुजर गए और अब राजीव और चिंपू कपूर का निधन हो गया। तो हम आशा करते हैं कि राजीव कपूर की आत्मा को भगवान शांति दे, यही हमारी प्रार्थना है। अगली बड़ी खबर है कि भारत और इंग्लैंड के बीच 4 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मैच चेन्नई के एम चिदम्बरम स्टेडियम में खेला गया। इंग्लैंड ने भारत को उसी की सरजमी पर 227 रनों से करारी मात दी। ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट सीरीज 2-1 से फतह कर लौटने वाले भारत को इस मैच को जीत का प्रबल दावेदार माना जा रहा था, लेकिन इंग्लैंड ने उसे चारों खाने जीत कर 4 मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है। इसी के साथ आज सुबह की हमारी 10 बड़ी खबरें समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो ज़रा भी पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, तो रोज़ाना आपको हमारी तरफ से नियमित अपडेट्स मिलते रहेंगे। आपका हमसे जुड़ने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।